टू पॉलिटिकल एनालाइज। दोस्तों, फ्रीडम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी है। तो आज हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के डिस्कशन में जो हमारा मेजर पॉइंट है, नंबर 1, ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है। नंबर 2, हम ये देखेंगे कि इंडिया की रैंक कहाँ पर है। नंबर 3, उसके पीछे रीजंस क्या है। नंबर 4, फिर हम उस रीजंस को एनालाइज करेंगे। और लास्ट पे हम देखेंगे किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जर्नलिस्ट का इंडिपेंडेंट होना कितना मैटर करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आरएसएफ यानी रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अक्रॉस द वर्ल्ड राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए काम करती है। बेसिकली इनका जो फोकस होता है वो जर्नलिस्ट को प्रोटेक्शन देना। पेरिस बेस्ड है, जो कि कैपिटल है फ्रांस की, और 180 कंट्री को ये अपनी रिपोर्ट्स में इंक्लूड करती है, यानी 180 कंट्री की रिपोर्ट पेश करती है अपनी रिपोर्ट्स के अंदर। जो इनका क्राइटेरिया है, जिनकी बुनियाद पर, जिनके बेस पर ये किसी भी कंट्री के जर्नलिज्म को जज करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो बी ऑल हियर। नंबर 1, प्लूरलिज्म, यानी किसी भी जर्नलिस्ट के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओपिनियन को लोगों के सामने रखने की इजाजत है। यानी ऐसा तो नहीं कि अगर वो अपनी ओपिनियंस को रखे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, इंडिपेंडेंट है या नहीं, या ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, या फिर किसी ने अपना स्टेक खरीदा हुआ है जिसकी वजह से वो उनके इन्फ्लुएंस में रहता है। नंबर 3, इन्वायरमेंट सेल्फ सेंसरशिप, यानी उनको ऐसा स्टेबल इन्वायरमेंट मिलता है या नहीं जिसमें वो खुलकर काम कर सके। नंबर 4, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, यानी ऐसा लॉ तो नहीं है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रांसपेरेंसी, फिर अब्यूज, कितना वायलेशंस का सामना करना पड़ता है उनको, कितनी अब्यूजेज होती है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रख करके रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर वो किसी भी कंट्री की जर्नलिज्म को डिसाइड करती है। हम इंडिया की बात करें और हम अपनी रैंक की बात करें तो ये एक वरीइंग मैसेज देता है, क्योंकि एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो हमारी रैंक है वो 142 है। अब देख सकते हैं शुरू की जो कंट्री है वो ये है और हमारी रैंक है 142, जो बहुत ही वरीइंग है, मैं समझता हूँ। और लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि ऐसी मीडिया जो ऑलरेडी गुलाम हो चुकी है किसी पॉलिटिकल पार्टी की या किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की, उनके लिए आज़ादी का छिन जाना कितना मैटर करता है। क्योंकि जब हम न्यूज़ देख रहे होते हैं तो न्यूज़ नहीं बल्कि एक व्यूज़ देख रहे होते हैं, और कोई भी मीडिया जब वो न्यूज़ पेश करती है तो वो न्यूज़ नहीं बल्कि व्यूज़, अपना एक पॉलिटिकल और एक हिडन एजेंडा होता है जिनको वो प्रूव करने की कोशिश कर रही होती है। तो ओवरऑल ये आपको डिसाइड करना है कि क्या ऐसी मीडिया जो ऑलरेडी गुलाम हो चुकी है उनसे आज़ादी का छीन जाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस हो सकता है। अगर हम रीजंस की बात करें कि इंडिया की रैंक इतनी बुरी क्यों है, तो बेसिकली उन्होंने जो रीज़न बताई है कि 2020 की रिपोर्ट के अंदर, यानी 2019 में किसी भी जर्नलिस्ट का मर्डर नहीं हुआ। यानी ये यहाँ पे एक बात याद रखें, जब ये लोग रिपोर्ट पेश करते हैं तो 20 की रिपोर्ट में 19 का डेटा यूज़ करते हैं और 19 में इन्होंने 18 का डेटा यूज़ किया था। तो इस मर्तबा किसी भी जर्नलिस्ट का मर्डर नहीं हुआ, लेकिन कॉन्स्टेंटली उनके अगेंस्ट वायलेशन हुआ है बाय पुलिस की जानिब से, इसी तरह पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की जानिब से। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर कोई जर्नलिस्ट कुछ लिखने या बोलने की कोशिश करता है जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स को अनॉय करता है, तो इस सूरत में इनके खिलाफ एक हेट कैंपेन शुरू हो जाता है, जो बहुत ही मैटर करता है किसी भी जर्नलिस्ट के लिए। इसी तरह से जो हेवीली अफेक्टेड हुई है इंडिया की रैंक, वो कश्मीर के इशू को लेकर के, जहां पे एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए इंटरनेट का शट डाउन था, जहां पे किसी भी जर्नलिस्ट के लिए एक्सेस करना और किसी भी मैटर को कवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो इन सब चीज़ों की वजह से इंडिया की रैंक बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई है। चलिए अब हम एक नज़र उस रीजंस को भी देख लेते हैं जो उन्होंने बताए हैं। जहाँ तक कश्मीर का मैटर है तो हम सब जानते हैं कि वहाँ एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंटरनेट का शट डाउन था। जहाँ तक दूसरी बात है, यानी वायलेशन अगेंस्ट जर्नलिस्ट,
तो अगर हम जब इसकी रिपोर्ट्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमको इस बात का भी अंदाजा हो जाएगा कि वो रिपोर्ट गलत नहीं है, क्योंकि जब हमने सिर्फ 2020 की रिपोर्ट देखी तो उसमें भी हमें बहुत सारे केसेस मिल गए जहाँ पे जर्नलिस्ट को थ्रेट किया गया है, उनको हैरेस किया गया है, उनके खिलाफ दफात लगाए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह से एक आवाज को दबाना है और जर्नलिस्ट को दबाना है। तो दोस्तों, इट इज वेल सेड दैट प्रेस इज द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। जो मीडिया का रोल होता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, या आप कह सकते हैं कि एज अ पिलर के होता है, या फिर इन अदर वर्ड एज अ ब्रिज के होता है जो लोगों को गवर्नमेंट से लिंक करती है। अगर ये चीज़ें नहीं हो पा रही, यानी लोग मीडिया के द्वारा, मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट से लिंक नहीं हो पा रहे, तो इसकी दो ही सूरत हो सकती है। या तो मीडिया ही रास्ता रोक के रखा हुआ है, बैरिकेड लगाया हुआ है उस ब्रिज के बीच बीच में, यानी लोगों की ज़रूरत और लोगों की डिमांड्स को वो गवर्नमेंट के सामने नहीं रख रही है। इट मीन्स के मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स, बाय रूलिंग पार्टी, बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन। या उसकी दूसरी सूरत यह है कि मीडिया आपकी बात को रिप्रेजेंट तो करना चाहती है लेकिन रास्ता ब्लॉक है सामने से। इट मीन्स के मीडिया को कम्प्लीटली फ्रीडम नहीं है, जिसकी वजह वो इन्वायरमेंट नहीं है जिसमें वो काम कर सके। दोनों चीज़ें किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, डिस्ट्रक्टिव और डेडली है, और ये दोनों चीज़ें हम अपनी कंट्री में देख रहे हैं। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट फॉर द वेल बीइंग ऑफ द कंट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग, and this is the analysis of the topic. Have a nice day.